इसका तरवत नहीं रहता ना, तो इस पर रख के हम कमेंटो देखते रहते इस पर, तो उस पर भी टाइम काट देते क्या रंजन जी टाइम कटना है कि ना? हो गया। शुरू किया जाए? हो गया? हाँ, तो चलिए आज हम लोगों का जो है अधिनियम, कौन सा अधिनियम है? 1935 कि 1919? 1919। एक के बाद इतना बाउंस मार दोगे तुम लोग तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919, ये हम लोग का अधिनियम पढ़ना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम में बहुत सारा काम हुआ है, थोड़ा इसको अच्छा से हम लोग को समझना है और लिखना है। तो इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, एक चीज और जोड़ दिया तो अच्छा लगेगा, सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम इसलिए कहा जाता है कि मॉन्टेग्यू क्या थे? मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इस काल में जो है, ये भी जो है आप लोग, क्योंकि ये पूछता रहता है, मॉन्टेग्यू जो है भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। वायसराय कहिए या गवर्नर जनरल कहिए, ठीक है ना, ये थे। अब जो है इस अधिनियम के तहत क्या क्या किया गया, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी अधिनियम आया है वो सुधारात्मक ही रहा है और उसमें जो है कुछ कार्य भी किए गए हैं। तो इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर, यहाँ पर देखिएगा टर्म है केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर जो सुधार किए गए हैं उसको हम लोग कुछ शीर्षकों में बांट कर देख सकते हैं। तो इस अधिनियम में क्या किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर सुधार की बात की गई। इतना तक तो क्लियर हो गया कि सुधार की बात की गई। अब इसको हम लोग जो है ना कुछ शीर्षक में बांट देते हैं। लिखा जा रहा है ना,
छूट नहीं ना रहा है। हाँ, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर सुधार की बात करते हैं। तो पहला हम लोग ले लेते हैं केंद्रीय स्तर पर सुधार, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा से समझने के लिए। केंद्रीय स्तर पर सुधार, ठीक है। अब केंद्रीय स्तर पर जो सुधार किया गया है, इसको भी हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। एक कार्यपालिका को रख देते हैं, एक व्यवस्थापिका। कार्यपालिका का मतलब क्या हो गया कि जो मंत्री हुए, वायसराय का जो कार्यकारिणी परिषद हुई, और व्यवस्थापिका जो कि कानून वानून ये सब बनाने में ये करते हैं। आज के भी डेट में आप जब संविधान पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को इम्प्लीमेंट कराना। और न्यायपालिका का काम है उसकी देखरेख करना, या उसका यानी कि अमल सही तरीके से किया गया कि नहीं, या वो कानून सही बना है कि नहीं, ये सब देखना। तो उसी तरह हम लोग इसको बांट देते हैं, क्योंकि इसको जब आप पढ़ते हैं किताब में तो आपको लगता है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो इसको छोटा यानी करके इसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे वो प्रयास किया गया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि दो पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। पहला यानी कि मान लीजिए कि कार्यपालिका, और दूसरा में कर देते हैं हम लोग व्यवस्थापिका, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि 1919 के अधिनियम को, ठीक है ना, हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो सुधार की बात की गई है, तो केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर की गई है। तो हम लोग यहां कौन से स्तर पर बात कर रहे हैं? केंद्रीय स्तर पर। आगे चल के प्रांतीय स्तर पर बात करेंगे। तो केंद्रीय स्तर पर जो सुधार की गई, ये क्या क्या सुधार था, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, कार्यपालिका स्तर पर अब हम लोग सुधार की बात कर लेते हैं। पहला, कार्यपालिका स्तर पर सुधार, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या क्या सुधार किया गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें यह किया गया कि गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय कार्यपालिका का प्रमुख थे। आज के डेट में कार्यपालिका का, थोड़ा रुक जाओ हम बोलेंगे लिखने के लिए। आज के डेट में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। ठीक उसी तरह 1919 के अधिनियम में कार्यपालिका का प्रमुख कौन थे? वायसराय। कौन थे? वायसराय। तो इसको लिख लीजिए, गवर्नर जनरल, या इनको आप कह सकते हैं वायसराय। वायसराय, ठीक है ना। ये क्या थे? कार्यपालिका के प्रमुख थे। कार्यपालिका के प्रमुख थे। इतना तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई आप लोगों को डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब जो है कार्यपालिका की जो शक्ति थी वह किसमें निहित थी? गवर्नर जनरल में, क्योंकि यही ना प्रमुख है कि नहीं। तो कार्यपालिका की शक्ति, गवर्नर जनरल में निहित थी, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं में ये शक्ति था, ठीक है। और अब इसमें पूछेगा कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी था, ठीक है ना। तो आपको यही बताना पड़ेगा कि कार्यपालिका की शक्ति गवर्नर जनरल में अगर निहित थी तो इनकी कार्यकारिणी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी?
तो आप लोग को याद है भारत सचिव का, यानी कि भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी थी। ये समझ रहे हैं ना, उत्तरदायी ये सब क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा कार्य होता है जो कि अगर मान लीजिए कि गलत हो तो उस पर जो है कौन एक्शन लेगा, भारत सचिव ले लेगा। ठीक है, इसीलिए लिखा गया है कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी वह किसके प्रति उत्तरदायी थी, भारत सचिव के प्रति थी। उसके बाद गवर्नर जनरल का, ठीक है ना, थोड़ा सा यहां पर देखिएगा कि कोई कोई किताब में 7 लिखा है और कोई कोई किताब में जो है 8 लिखा हुआ है। तो गवर्नर जनरल की हम ऑथेंटिक 8 ही मानते हैं। गवर्नर जनरल की जो माने 8 सदस्यीय जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें कम से कम 3 भारतीयों की नियुक्ति की बात की गई। ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल की 8 सदस्यीय परिषद में 3 भारतीय सदस्य का होना अनिवार्य किया गया, ठीक है ना। अब जो है आप लोग देखे होंगे, अभी जो हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा कि एक 7वीं अनुसूची की बात की गई है। ठीक है ना। तो 7वीं अनुसूची में है क्या कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। ठीक उसी तरह 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों के लिए 2 विषय यानी कि आरक्षित और हस्तांतरित। तो आरक्षित में वो विषय आते थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, जैसे राष्ट्र की सुरक्षा, ठीक है ना, अन्य लोगों की नियुक्ति। जो इंपॉर्टेंट जो विषय था वह जो है गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, उनके परिषद के अधीन। और हस्तांतरित यानी कि जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया कि नहीं, ये सब सब्जेक्ट जो है हस्तांतरित विषय के अंतर्गत कर दिया गया, जो कि मंत्रियों के द्वारा इस पर कानून बनाए जाते थे। ठीक है ना। तो इसमें प्रांतों के आरक्षित विषय, अगला पॉइंट जो है लिखिएगा कि प्रांतों के आरक्षित विषयों की देखरेख गवर्नर जनरल के अधीन पूर्ण रूप से अधीन कर दिया गया। तो प्रांतीय क्या बोले, हाँ, प्रांतों के आरक्षित विषय, प्रांतों के आरक्षित विषय गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, पूर्ण रूप से अधीन इनका कर दिया गया। ठीक है ना। उसके बाद गवर्नर जनरल केंद्रीय विधायिका पर अगर कोई अस्वीकृत प्रस्ताव आता है तो उस पर वो अध्यादेश जारी कर सकता था। यानी कि इसमें भी है कि अगर केंद्रीय विधायिका किसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है
तो उस प्रस्ताव पर यह क्या करेगा, अध्यादेश जारी कर देगा। तो लिखिए, गवर्नर जनरल केंद्रीय विधायिका द्वारा, गवर्नर जनरल केंद्रीय विधायिका द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों को, अस्वीकृत प्रस्तावों को पारित कर अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है, या कर सकता है, जो लिखना है लिख डालिए। नहीं लिखा है, हम समझे कि लिख लिया तुम लोग। ठीक है, तो वो बाद में लिख लेना। अब रुको, कैसे कि फिर छूट जाएगा ना, तो बाद में लिख लेना तुम लोग। सब तो है ही, इसको तो तुम लोग अथी भी ले सकते हो। ठीक है ना। चलिए, अब अगला जो है पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है, ये तो कार्यपालिका स्तर पर देखा गया था। अब हम लोग देखते हैं विधायिका स्तर पर। विधायिका स्तर पर सुधार। ठीक है ना। अभी विधायिका स्तर पर जो है, जो बात की जाती है, तो सदन कितने प्रकार के हैं? अभी 2 प्रकार के। एक को कहते हैं लोकसभा, एक को कहते हैं राज्यसभा। ठीक उसी तरह केंद्रीय जो विधायिका है, इसको 2 सदनीय बना दिया गया। ठीक है ना। यानी कि केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका क्या किया गया कि 2 सदनी बना दिया गया, जिसको कहते हैं द्विसदनीय बनाया गया। ठीक है ना। एक को कहा गया केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, जिसको आप लोग जो है निम्न सदन भी कह सकते हैं, निम्न सदन। और दूसरा को कहा गया राज्य परिषद, राज्य परिषद, जिसको आप उच्च सदन भी कह सकते हैं, उच्च सदन। ठीक है ना। तो देखिएगा कि डायरेक्ट होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव में लोग भी बोल देता है द्विसदनीय, लेकिन द्विसदनीय किसमें किया गया? विधायिका स्तर पर किया गया। ठीक है ना। हो गया। बस थोड़ा सा ऊपर करते हैं, क्योंकि थोड़ा हम बड़ा बड़ा लिखते हैं ना। अब जो है कि इसमें कानून हो गया। हो गया सबका। चलिए अगला लिखेगा, केंद्रीय विधानमंडल की कानून केंद्रीय विधान
मंडल की कानून बनाने की शक्ति मुख्य रूप से गवर्नर जनरल के पास थी ठीक है ना। इसमें एगो आप लोग नोट लिखिए, ये लाइन लिख लें तो एगो नोट लिखिए, ये हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, ये नोट लिखिए। वह आया है गवर्नर जनरल के लिए, वह विधानमंडल द्वारा पारित कानून को ब्रिटेन के सम्राट के पास भेज सकता था या अपने वीटो पावर के द्वारा अस्वीकार कर सकता था। उसी में लिखिएगा, किसी विधेयक को पारित भी कर सकता था क्योंकि उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। हो गया ना। अच्छा, आप लोग आगे जो है जब पढ़िएगा तो देखिएगा कि अगर, लिख लिए तुम लोग, कब आए? अच्छा, हाँ, तो अगर, अभी तुम बताओ कि अगर किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो क्या किया जाता है? ज्वाइंट सेशन बुलाई जाती है, संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। वो कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं, और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है आज के डेट में। लेकिन 1919 के अधिनियम के समय अगर किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो जाए तो उस समय इसको सॉल्व कौन करता था? तो उस स्थिति में गवर्नर जनरल इसको सॉल्व करता था। ठीक है ना। 1919 के अधिनियम में यह कहा गया है कि अगर किसी विधेयक पर, ठीक है ना, केंद्र और राज्य के बीच विभेद हो जाए, यानी कि दोनों के बीच विवाद हो जाए, तो उस समय उस विवाद को दूर करने की शक्ति किसके पास था? गवर्नर जनरल। तो लिख लीजिए, इसको पॉइंट बना के लिखिएगा। अगर कानून बनाने की शक्ति को लेकर, अगर कानून बनाने की
शक्ति को लेकर केंद्र और राज्य के बीच मतभेद, केंद्र और राज्य के बीच मतभेद हो जाए तो इसका निर्णय गवर्नर जनरल करते थे। हो गया? ठीक है ना? अगला पॉइंट, अगला लिखिए, केंद्रीय विधायिका के सदस्य केंद्रीय विधायिका के सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे बजट को अस्वीकार कर सकते थे, ठीक है ना? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पूर्ण बजट को लोग अस्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि 70% बजट जो था उस पर तो गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद का अधिकार था, तो जैसे चाहते थे वो पास, लेकिन 25% जो 30% जो बजट बचा उस पर ये लोग जो है कर सकते थे। ठीक है ना? इसको किताब में अगर पढ़िए तो और थोड़ा अच्छा से डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है ना? अब जो है भारतीय जो सदस्य थे, क्योंकि भारतीय सदस्य से चुनकर जाते थे, तो जैसे कि अभी भी देखिएगा कि सदन में, संसद में कई तरह की जो है यानी कि समितियां होती हैं, जैसे सुनते हैं ना लोक लेखा समिति कि नहीं, फिर जो है बहुत सारी समितियां हैं, प्राक्कलन समिति, कौन कौन समिति, ठीक उसी तरह भारतीय सदस्य जो थे उस समय कुछ समितियों का सदस्य बनने का अधिकार दिया गया था। ठीक है ना? तो अगला पॉइंट लिखिएगा, भारतीय सदस्यों को सरकार की कुछ अस्थायी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। जैसे वित्त समिति अथवा लोक लेखा समिति, जैसे वित्त समिति अथवा लोक लेखा समिति। हो गया ना? अब देखिए इसमें और भी कुछ काम किया गया, जो कि आप लोगों को अभी हम बताएंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा, क्योंकि ये जो
वन लाइनर किताब है, उसमें आप देखिएगा। इसमें इस अधिनियम को द्वारा कहा गया कि जो भारतीय ब्रिटिश नागरिक हैं जिनका एज 21 वर्ष या उससे ऊपर हो गया है, उनको वोट देने का अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम में आप देखिएगा कि डायरेक्ट लोग लिख देता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। हाँ मिला, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिला। कुछ महिलाओं को अधिकार मिला। कहा जाता है कि सामान्य रूप से महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, लेकिन यह प्रावधान किया गया कि विधानसभा द्वारा महिलाओं को वोट देने के अधिकार देने के लिए अगर कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर जो है गवर्नर जनरल उसको पास करेंगे। तो पहली बार 1920 में त्रावणकोर जो है एक जगह है, त्रावणकोर कोच्चि देसी रियासत था, तो वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। और 1921 में बॉम्बे और मद्रास जो विधानसभा थे या प्रांत थे, उन लोगों ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। तो संपूर्ण रूप से तो नहीं मिला, लेकिन यहां देखिएगा कि डायरेक्ट लोग ये कर देते हैं, और यही क्वेश्चन देखिएगा कि टफ हो जाता है और गलतियां हो जाती हैं। ठीक है ना? तो इसको आप लोग को पूरा अगर लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना? लिखिएगा, भारत में रहने वाले 21 वर्ष या इससे ऊपर के नागरिकों को वोट देने या वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है ना? जिसको ब्रिटिश नागरिक भी कहा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है? अब एक जो है हम जैसे कर रहे हैं वैसे लिखेगा तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट हम लिख दें कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला तो ये संपूर्ण महिला का हो जाएगा। तो मान लीजिए कि एग्जामिनेशन में इसमें थोड़ा गलती होने की संभावना हो जाती है, इसलिए हम जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखिएगा। लिखिए, सामान्य रूप से महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। लिख लिए? अब तो आप लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए कि इसमें कहा क्या गया। ठीक है ना? लेकिन लिखते जाइए, लेकिन यह प्रावधान भी किया गया, लेकिन यह प्रावधान भी किया गया कि यदि विधानसभा द्वारा महिलाओं को वोट देने के लिए महिलाओं को
वोट देने के लिए प्रस्ताव वोट देने के लिए विधानसभा द्वारा के लिए विधान सभा द्वारा प्रस्ताव पास किया जाता है तो गवर्नर जनरल उनको वोट देने का अधिकार उन्हें के अधिकार देंगे। ये अधिकार को क्या करेंगे? रेगुलेट कर देंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? अब इसी पर एक नोट लिख लीजिए। नोट लिखिए। इसी आलोक में आलोक या इसी आलोक में त्रावणकोर कोच्चि देसी रियासत के द्वारा देसी रियासत के द्वारा 1920 में तथा मद्रास एवं बॉम्बे प्रांत द्वारा 1921 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। वोट देने का अधिकार दिया। ठीक है ना? हालांकि ये बात सही है कि इस अधिनियम के द्वारा कुछ ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, लेकिन दिया तो गया। इसीलिए एक लाइन में लिख देते हैं लोग कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन हकीकत यह है कि सारी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। कुछ महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन अधिकार मिला तो। ठीक है ना? उसी में लिख लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को वोट देने का इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। अधिकार
मिला। क्लियर हो गया? तो ये तो हम लोग केंद्रीय स्तर पर पढ़ रहे थे। तो केंद्रीय स्तर पे हम लोगों ने क्या किया कि एक कार्यपालिका को बांटा और एक व्यवस्थापिका को बांटा। तो उस समय हम लोग शुरुआती वाला पेज पर देखिएगा कि वहां लिखा गया है कि केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर, यह बात लिखा हुआ है। तो हम लोग केंद्रीय स्तर पर देख लिए, अब आ जाते हैं प्रांतीय स्तर पर। इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या भारत को दिया गया, ठीक है ना। चलिए तो हेडिंग बनाइएगा प्रांतीय स्तर पर। प्रांतीय स्तर पर किए गए सुधार। प्रांतीय स्तर पर किए गए सुधार, ठीक है ना। अब जो है इसको भी हम लोग को दो पार्ट में बांट लेना चाहिए। क्या बांटना चाहिए ना? तो दो स्तर पर बांटना चाहिए। तो जैसे हम लोग केंद्रीय स्तर पर बांटे थे, कौन कौन स्तर? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। तो यहां भी हम लोग दो स्तर बांट लेते हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका स्तर पर। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, ये स्तर पर हम लोग बांट लेते हैं। या इसको आप विधायिका भी कह सकते हैं, जो समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो पहला हम लोग कौन सा स्तर लें? कार्यपालिका। पहला हेडिंग लगाइए कार्यपालिका। पर सुधार, ठीक है ना। भारी नहीं ना लग रहा है? हाँ, तब आ जाइए प्रांत पर, ठीक है ना। और प्रांत पर जो है कार्यपालिका। तो आप लोग जो है दोहरी शासन का नाम सुने होंगे, द्वैध शासन, ठीक है ना। तो यहीं पर द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। जबकि आप देखिएगा ऑनलाइन में कि 1919 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन आप लोग को भाई तैयारी हाई लेवल करना है तो तनी लेवल तो रखना पड़ेगा ना। तो लिखिएगा पहला, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में द्वैध शासन प्रणाली शासन प्रणाली शुरू की गई, शुरू की गई। ठीक है ना। अब पूछता है कि द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे, ठीक है ना। तो लिखिए, इस प्रणाली के जन्मदाता इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनील कार्टिश थे। हो गया। हो गया। अब जो है ये द्वैध शासन था क्या, तो इसमें सब्जेक्ट बांटा गया था।
इसमें सब्जेक्ट बांटा गया था। जैसे आप लोग याद कीजिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर का युद्ध जीता था तो उसने एक संधि किया था शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था। तो उस समय भी आप लोग देखेंगे कि दीवानी यानी सिविल मामला, निजामत यानी प्रशासनिक मामला, दो पार्ट में उस समय बांटा गया था। तो जो सिविल मामला था यानी टैक्स राजस्व जो लेने का, वो अंग्रेज अपने हाथ में ले लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथ में ले ली, और प्रशासन किसको दे दी? बंगाल के नवाब को। ठीक उसी तरह इस द्वैध शासन में देखिएगा, बहुत कंफ्यूजन लोग करता है, इस द्वैध शासन में सब्जेक्ट को बांटा गया, जिसको हम दो रूप में जानते हैं। एक को बोलते हैं आरक्षित विषय और एक को बोलते हैं हस्तांतरित विषय। ठीक है ना, समझ में आ रहा है जी? नहीं तो यहां पे बड़ी कंफ्यूज हो जाता है लोग। ठीक है ना, तो लिखिएगा द्वैध शासन प्रणाली द्वैध शासन प्रणाली में प्रांतों जो राज्य थे, या प्रांतीय लिखिए, प्रांतीय विषय, यह और अच्छा रहेगा, प्रांतीय विषयों को दो भागों, ठीक है ना, एक हो गया आरक्षित विषय और दूसरा हो गया हस्तांतरित विषय में बांटा गया, ठीक है ना। अब एक इस पर नोट लिख लीजिए, एकदम इसको जो है लिखिएगा, आरक्षित विषयों का शासन, आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर यानी कि इसको राज्यपाल भी कह सकते हैं, गवर्नर अपनी, कई जगह किताब में राज्यपाल यहां शब्द लिखा हुआ है, गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद के सलाह से या परामर्श से, सलाह से करता था। हो गया? अब उठता है कि आरक्षित जो विषय है, यहीं पे हम लोग देखते चले, तब हस्तांतरित विषय को देखेंगे। ये आरक्षित विषयों पर जो शासन जो था, गवर्नर, यहां पर देखिएगा राज्यपाल भी कई जगह लिखा हुआ है, यानी कि प्रांत का बात हो रहा है कि गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद के सलाह से करता था। तो ये आरक्षित विषय था क्या? तो ये आरक्षित विषय क्या था, ये जानना जरूरी है। तो लिखिए, आरक्षित विषय के तहत आरक्षित विषय के तहत क्या क्या आते थे? तो लिखिएगा, कानून व्यवस्था, वित्त यानी कि फिनांस, भू राजस्व
भू राजस्व यानी कि रेवेन्यू, सिंचाई, खनिज संपदा, खनिज संपदा या संसाधन इत्यादि इत्यादि। क्लियर हो गया? यानी कि जो राष्ट्रीय महत्व का जो सब्जेक्ट होता था वह किसके, कौन से अथी में, सूची में रखा गया? आरक्षित सूची में। और आरक्षित सूची पर किसका चलता था? गवर्नर का। गवर्नर यानी कि प्रांतों के गवर्नर, और गवर्नर जनरल पूरे भारत के हो गए, ठीक है ना? तीन का चलता था। अब जो है आ जाता है कि हस्तांतरित विषय, दो विषय था ना, आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। तब आ जाइए, हेडिंग बनाइए हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, ठीक है ना? तो लिखिएगा, हस्तांतरित विषयों पर शासन विषयों पर शासन मंत्रियों के सलाह से, मंत्रियों के सलाह से की जाती थी, ठीक है ना? तो अब फिर तो थोड़ा सा बैठ जाइए। आरक्षित विषय पर शासन किसके द्वारा की जाती थी? गवर्नर, उनके कार्यकारिणी परिषद के सलाह से, यही लिखे ना? तो यहां हस्तांतरित विषय पर गवर्नर जो शासन करता था, किसके सलाह पर करता था? मंत्रियों के सलाह पर। अब आता है कि हस्तांतरित विषय का सब्जेक्ट क्या था, ठीक है ना? हस्तांतरित विषय का सब्जेक्ट क्या था? तो लिख लीजिए, हस्तांतरित विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, स्थानीय प्रशासन आदि थे। स्थानीय प्रशासन आदि हो गया। नोट लिखिए, नोट। मंत्री प्रांतीय विधान परिषद, मंत्री प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे या उत्तरदायी थे। जबकि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। ठीक है? तो ये तो हो गया कार्यपालिका का।
अव्यवस्थापिका यानी कि विधायिका, यही ना टॉपिक। तो हेडिंग बनाइए विधायिका। विधायिका। तो इसमें क्या क्या सुधार किया गया, विधायिका में क्या क्या सुधार, कार्यपालिका में जो सुधार हुई 1919 का अधिनियम के तहत, वो एक जगह हो गया कि नहीं, इतने लंबा हो गया है, लंबा है, ले क्या किया, कितना इसको शॉर्ट आउट किया जाए। तो विधायिका में लिखिए, पहला, गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, ये किया गया। दूसरा, विधानसभा के सदस्य बजट को अस्वीकार कर सकते थे। ठीक है ना, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि 70% बजट पर अधिकार गवर्नर जनरल का उसका होता था। ये लोग 30% पे ये लोग कुछ भी कर सकते थे। हाँ, लेकिन उसी में लिखिए कॉमा देखिए, लेकिन गवर्नर आवश्यक समझे, तो इसे पास कर सकता था। ठीक है ना, कई को पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिए, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों में संख्या वृद्धि की गई, जिसमें 70% सदस्य निर्वाचित होकर या चुनकर लिख दें, या निर्वाचित होकर आएंगे। हो गया। अंतिम इसका पॉइंट लिख लीजिए, प्रांतीय विधानसभा किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकती थी, लेकिन उसे पारित होने के लिए
गवर्नर की सहमति जरूरी था या जरूरी किया गया। ठीक है ना। ये जो है 1919 का अधिनियम की मुख्य बातें हैं। ठीक है, तो एक बार इसको आइए रिवीजन के तौर पर हम लोग देखते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं ना हो गया जी? क्या हुआ? अच्छा 11:07 तो हम लोग तो भी तो लेट से किए हैं ना। इसको जल्द तेजी में समझा देते हैं। और बहुत ज़्यादा लिखा गया है। ना धीरे धीरे ही करना है ना। चलिए अब जो है हम लोग इस चीज को तेजी से, कुछ छूटा है आप लोगों का? तुम लोग लेट से आई हो ऊपर वाला, तो लिख लो जल्दी जल्दी, चाहे फोटो अथी तो है ही रिकॉर्ड पर। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919, इस अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहने के पीछे कारण था कि मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इन लोगों के जो सुधार किए, तो इसमें क्या क्या हुआ? सुधार जो है केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर की गई, केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर की गई। तो हम लोग जो है ये बात किए कि पहले हम लोग केंद्र पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रांत की बात करेंगे। तो पहले हम लोग किस स्तर पर बात कर रहे हैं? केंद्रीय स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर जो सुधार हुआ उसमें दो तरह से सुधार किया गया, एक कार्यपालिका स्तर पर और दूसरा व्यवस्थापिका स्तर पर। तो कार्यपालिका स्तर पर जो सुधार की गई, ठीक है ना, तो इस पे जो है हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कार्यपालिका स्तर पर क्या क्या सुधार की गई, ठीक है ना। तो देखिए कार्यपालिका स्तर पर जो सुधार की गई, तो सबसे पहले क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को जो है कार्यपालिका क्या बनाया गया? हेड बॉस बनाया गया, प्रमुख बनाया गया, ठीक है ना, कार्यपालिका का प्रमुख बना दिया गया। कार्यपालिका के जो भी शक्ति थी वो किस में थी? गवर्नर जनरल में थी, ठीक है ना। गवर्नर जनरल के किसके प्रति ये उत्तरदायी था? गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, ये भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया, क्योंकि भारत सचिव इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। गवर्नर जनरल का जो 8 सदस्यीय, देखिए कहीं कहीं इस पे कुछ सदस्य की संख्या कुछ और भी लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट ये हम कई जगह से ये देखें, 8 सदस्यीय परिषद में कम से कम कितने सदस्य? 3 सदस्य को होना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता है। और प्रांतों के आरक्षित विषय किसके अधीन कर दिया गया? गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल केंद्रीय विधायिका द्वारा, अगर कोई केंद्रीय विधायिका द्वारा कोई प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो गवर्नर जनरल उस प्रस्ताव को क्या कर सकता है? पास कर सकता है। किस माध्यम से? अध्यादेश जारी करके। ये हो गया आपका कार्यपालिका का जो सुधार हुआ था। अब आते हैं हम लोग विधायिका के सुधार पर, ठीक है ना। विधायिका स्तर पर जो सुधार की बात की गई, तो केंद्रीय विधायिका को क्या किया गया? 2 सदनीय बनाया गया। एक को कहते हैं केंद्रीय विधानसभा और दूसरे को कहते हैं राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा को निम्न सदन से भी हम लोग जान सकते हैं, और राज्य परिषद को उच्च सदन, जैसे आज का राज्यसभा, ठीक है ना। केंद्रीय विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति मुख्य रूप से गवर्नर जनरल के पास थी। अगर कानून बनाने को लेकर, जैसे कि उस समय बात हुआ कि अगर किसी कानून को लेकर केंद्र और राज्य के बीच मतभेद हो जाए, विवाद हो जाए, तो इस पर डिसीजन देने के लिए कौन होगा? गवर्नर जनरल होगा। इस पर जैसे कि आज राष्ट्रपति जो है ज्वाइंट सेशन बुला देते हैं,
ठीक उसी तरह गवर्नर जनरल इन विवाद को खत्म कर सकता था। केंद्रीय विधायिका में जो सदस्य थे वो क्या क्या कर सकते थे? प्रश्न पूछ सकते थे, बजट को भी अस्वीकार कर सकते थे। भारतीय सदस्यों को सरकारी के कुछ अस्थाई समिति, यानी कि जो ऐसे आज भी देखिएगा ज्वाइंट जेपीसी है, ये सब बहुत सारी समितियां हैं, उसी तरह उस समय जो अस्थाई समिति था उसमें भारतीयों को भी नियुक्त किया जाने लगा, जैसे वित्त अथवा लोक लेखा समिति। ठीक है ना। भारत में रहने वाले जो लोग थे जिनका उम्र 21 वर्ष पूरा हो गया था, जिनको कि ब्रिटिश नागरिक भी मान लिया गया था, ठीक है ना, याद है 1858 का अधिनियम और फिर 1858 के एक घोषणा जो हुआ था महारानी का, उसमें कही थी ना, तो उस आधार पर अगर मान लीजिए 21 वर्ष का उम्र हो गया है तो क्या होगा, वो जो है वोट देने का उसको अधिकार मिल गया। यानी कि जो भी व्यक्ति भारत का जो था, जो ब्रिटिश नागरिक जिसको माना गया था, जिसका उम्र 21 वर्ष या उससे ऊपर था, वो वोट देने का अधिकारी हो गए। किस अधिनियम के तहत? 1919 के तहत। इसी अधिनियम में कहा गया कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन हम लोग ने यहाँ क्या कहा कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला लेकिन सीमित मात्रा में। तो हम लोगों ने लिखा कि समान रूप से महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला, लेकिन यह प्रावधान किया गया कि यदि विधानसभा महिलाओं को वोट देने के लिए कोई प्रस्ताव पास करता है तो गवर्नर जनरल क्या करेंगे? वोट देने का जो प्रस्ताव उसको पारित मान लेंगे, उसको रेगुलेट कर देंगे। इस प्रकार सबसे पहली बार 1920 में त्रावणकोर कोच्चि जो देशी रियासत था, ये अपने महिलाओं को वोट देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। और 1921 में बॉम्बे तथा मद्रास प्रांत के महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दे दिया गया। तो इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, सीमित ही मिला लेकिन अधिकार तो मिला। इसीलिए कहा जाता है कि 1919 के अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है ना। अब जो है इस पर आते हैं प्रांतीय स्तर पर किए गए सुधार। तो प्रांतीय स्तर पर जो हम लोग सुधार को देखें, इसको भी हम लोगों ने क्या किया, दो पार्ट में बांटा। एक जो है कार्यपालिका स्तर पर, दूसरा व्यवस्थापिका या विधायिका स्तर पर। कार्यपालिका स्तर पर हम लोग देखें तो भारतीय प्रशासनिक जो व्यवस्था था, ये इसमें क्या किया गया, दोहरी शासन यानी कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? सर लियोनिल कार्टिस थे। द्वैध शासन प्रणाली में जो विषय थे इनको क्या किया गया, दो पार्ट में बांट दिया गया। एक को कहा गया आरक्षित विषय, एक को कहा गया हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय यानी कि वह विषय जो कि राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, खनिज संपदा इत्यादि किस में रखे गए, आरक्षित विषय में। आरक्षित विषयों पर शासन कौन करता था, गवर्नर करता था। ठीक है ना। ठीक उसी तरह जो है हस्तांतरित विषय भी बनाया गया। तो हस्तांतरित विषय पर जो है शासन गवर्नर किसके माध्यम से करता था, मंत्रियों के सलाह से। और हस्तांतरित विषय का सब्जेक्ट क्या था, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और स्थानीय प्रशासन इत्यादि था। तो ये हो गया इसका कार्यपालिका का। अब इस पे हम लोग आते हैं विधायिका पर। ठीक है ना। तो विधायिका में जो है क्या किया गया, सबसे पहले आप देखिए कि गवर्नर को एक शक्ति दे दी गई। वह कौन सी शक्ति थी, अध्यादेश जारी करने की। फिर विधानसभा के सदस्य बजट को क्या कर सकते थे, अस्वीकार कर सकते थे। लेकिन गवर्नर अगर इसको आवश्यक समझ रहा है, कहीं कहीं इस पर राज्यपाल भी लिखा हुआ है क्योंकि प्रांत का बात है ये, तो आवश्यक समझे तो क्या करेगा, पास कर देगा। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या में क्या की गई, वृद्धि की गई, जिसमें 70% जो है सदस्य कहां से आते थे, निर्वाचित होकर चुनकर आते थे। और प्रांतीय विधानसभा किसी भी प्रस्ताव को अगर प्रस्तुत कर सकती थी, लेकिन पारित करने के लिए क्या था, गवर्नर की सहमति जरूरी था। ये था आपका क्या,
1919 का अधिनियम। अब एक अधिनियम बचता है, वो है 1935 का अधिनियम, जो अगले हम लोग क्लास में देखेंगे। ठीक है।